नमस्कार, मेट्रो सिटी में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। चंडीगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने बैठक की। वहीं बैठक के बाद अनिल विज ने कहा कि बैठक में एहतियात कदम उठाने पर चर्चा हुई, जिस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। हमारी सरकार पंजाब की मदद करने के लिए तैयार है। हम सभी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं हरियाणा में भी पूरी तरह से चेकिंग की जाएगी। इसके साथ ही यहां पर किराएदारों के खिलाफ सख्ती भी बरती जाएगी। संदिग्धों से लगातार पूछताछ भी यहां पर जारी है। सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर यहां मेटल डिटेक्टर भी लगाए जाएंगे। जो अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, मोहाली में हुई है, करनाल में हुई है और भी कुछ स्थानों पर हुई हैं, उसको देखते हुए आज सभी पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में एहतियाती कदम उठाने बारे चर्चा हुई है और सारी पुलिस को चौकस करने पर विचार हुआ है। काफी बिंदुओं पर चर्चा हुई है जिन पर शीघ्र काम शुरू कर दिया जाए। तो साइबर सिटी में पब और बार के संचालन के लिए नई आबकारी नीति राहत की सांस लेकर आई है। कोरोना काल में नुकसान झेल रहे पब और बार संचालकों ने इस नीति का स्वागत किया है। तो वहीं 24 घंटे अब पब और बार खुले रहने से सुरक्षा व्यवस्था का संकट भी खड़ा होने का खतरा मंडराने लगा है। देखिए इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। साइबर सिटी में अब 24 घंटे छलक सकेंगे जाम। पब और बार को एक्स्ट्रा समय तक खोलने की अनुमति। 20 लाख रुपए का करना होगा अतिरिक्त भुगतान। गुरुग्राम में हैं करीब 150 पब और बार। हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब पब और बार 24 घंटे खोले जा सकेंगे। पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में नुकसान झेल रहे बिजनेसमैन को इसका फायदा मिल सकता है, तो दूसरी तरफ राजस्व में भी इजाफा होगा। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से पब और बार संचालक नुकसान झेल रहे थे। पब और बार संचालकों के नुकसान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। अगले महीने यानी 12 जून से अब गुरुग्राम में पब और बार 24 घंटे खुल सकेंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 2022-23 नई आबकारी नीति में बदलाव किया है। इसके बाद हरियाणा के शहरी इलाकों में पब और बार 24 घंटे खोले जा सकते हैं। हरियाणा सरकार का यह भी मानना है कि इस निर्णय के बाद प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। राजस्व के साथ साथ इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पब और बार हैं। वहीं एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड, पालम विहार और सोना रोड समेत करीब 150 से ज्यादा पब और बार हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी मापदंड सुनिश्चित किए गए हैं। आज के दिन तो जो ओनर है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करे। पुलिस की अपनी जिम्मेवारी है, मगर कोई नया निर्णय नहीं लिया गया कि 2 बजे खुलने का या ना खुलने का। तो पिछले साल भी किया गया और सक्सेसफुली कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई, तो हमने इस साल उसको रीइटरेट किया। लॉकडाउन के चलते पिछले 2 सालों में इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की बड़ी संख्या में नौकरी भी गई थी, जिसके चलते लोगों को एक बार फिर से रोजगार मिल सके और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को न केवल फायदा हो बल्कि हरियाणा सरकार के राजस्व को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि ये आदेश पिछले साल भी जारी किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते पब और बार संचालक इसे लागू नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार आबकारी विभाग के इस निर्णय के बाद बार संचालकों को इसका फायदा मिल पाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से भी पब और बार खुलने के समय में इजाफा किया है। सुबह 3 बजे तक की अनुमति दी गई है, जिसके बाद हरियाणा के राजस्व पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अब पब और बार संचालकों को 2 घंटे एक्स्ट्रा संचालन के लिए 20 लाख रुपए अतिरिक्त देने होंगे।
हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। तो वहीं हरियाणा महिला विभाग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया गुरुग्राम के सिविल लाइंस में बने वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन के यहां बन रही नई इमारत का निरीक्षण करने के लिए पहुंची, जहां पहुंचकर इमारत की स्थिति का जायजा लिया और वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन के कार्यालय में महिला संबंधित गतिविधियों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने लगातार महिला अपराध का ग्राफ बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में महिला अपराध बढ़ने लगे हैं, जिनको लेकर महिला विभाग सतर्क है और महिलाओं को सुरक्षित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, विमेन कमीशन के नाते और चेयरपर्सन होने के नाते हम लोग पूरे हरियाणा के हर वन स्टॉप सेंटर पे राउंड लेते हैं और इसी कड़ी में आज गुड़गांव का नंबर था, क्योंकि मैं प्रयास करती हूँ जहाँ पर हियरिंग्स रखें वहीं पर फिर हम वन स्टॉप सेंटर भी साथ के साथ देखें, तो 2 in 1 काम हो जाता है। कमियां भी पता लग जाती हैं और बेहतरी भी पता लग जाती है। तो उस संदर्भ में आज हम यहाँ पर आए और पिंकी मलिक जी ने मुझे पूरा वन स्टॉप सेंटर अपनी टीम के साथ घुमाया। अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जिस हिसाब से नक्शा दिख रहा है अच्छा सा बनेगा और जल्द बनेगा बता रहे हैं। स्टाफ के लिए मुझे इन्होंने बताया कि यहाँ स्टाफ कम है, तो उसका प्रयास करेंगे। मैंने कहा हुआ है, लिख के दे दीजिए, हम आगे मूवमेंट करेंगे। तो वहीं पलवल में कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान पर विधायक रहते हुए पंचायत की 238 एकड़ जमीन को हड़पने का आरोप लगा है, जिसे होटल के गांव यहां पर फाटनगर निवासी शिकायतकर्ता रमेश ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला में लगे उनके खुले दरबार में शिकायत देकर लगाया। वहीं अनिल विज ने शिकायतकर्ता को ये भी आश्वासन दिया है कि बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई की जाएगी। उदयभान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को यहाँ पर निराधार बताते हुए इसे बीजेपी की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी छवि को खराब करके बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी कभी कामयाब नहीं होगी। हम 2070 में सरपंच बने, 78 तक रहे। हमने इसका मुतनाजा करा, इसका इंतकाल पंचायत का नाम चढ़ाया, जबकि उसके हाई कोर्ट का ऑर्डर आए थे पंचायत। हमने चढ़ा दिया, एक मिलके किसी ने उसको मुतनाजे में डलवा दिया। 2006 में उदयभान ने निजी अपने आदमियों के नाम इस जमीन को रजिस्ट्री हिस्सा बतौर निकाल के रजिस्ट्री करवा ली। 238 एकड़ जमीन है। वहीं आप पार्टी नेता अशोक तंवर आज फरीदाबाद पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी छोड़ आप पार्टी में शामिल होने वाले कई कार्यकर्ताओं को यहां विधिवत रूप से शामिल किया। आगे कहा कि फरीदाबाद में आप पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में पूरे हरियाणा में आप पार्टी मजबूत होगी। आज प्रदेश के कोने कोने से हजारों लोग आप पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में हरियाणा में बेहतर नतीजे आएंगे। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर कटाक्ष किए। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भविष्य पूरा देश देख रहा है और कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। वहीं बीजेपी सरकार ने 7 सालों के शासनकाल में कोई काम नहीं किया। तो पलवल की हथीन चौकी में तैनात ईएसआई ने चौकी में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर डीएसपी हथीन रतनदीप बाली मौके पर पहुंचे और मामले की सूचना मृतक ईएसआई के यहां पर सुरेश कुमार के परिजनों को दी। आपको बता दें कि पलवल जिले में पिछले 6 महीने के अंदर 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। वहीं हथीन चौकी इंचार्ज टीक सिंह ने बताया कि शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और मामले की जांच चल रही है। अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। दारूगढ़ के रहने वाले जी, यहाँ पे एसआई की पोस्ट पर जी, क्या जी, बाकी ऐसे बने राजी खुशी था सब जी,
सुबह 9:45 बजे उठे भी है, पानी वगैरह पिया, नाइट की ड्यूटी करी थी उन्होंने जी। सुबह 9-10 के बीच में जो घटना घटी जी, तो सर किसी ने देखा तो जी दरवाजा तोड़ा जी। खबर पलवल से है, जहां जिला प्रशासन ने हालापुर चौक से लेकर सब्जी मंडी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, बीडीपीओ, डीएसपी मार्केट कमेटी के सचिव समेत और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को हटाया, दुकानों के सामने लगे हुए टीन शेड को तोड़ दिया और दुकानदारों के चालान भी काटे। वहीं सड़क किनारे लगे रेहड़ी पटरी पर यहां सामान बेचने वालों को हटाया गया और निर्देश दिए गए कि अवैध निर्माण किया तो कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ नरेश कुमार ने बताया कि शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, ताकि लोगों को सड़क पर आवागमन में कोई परेशानी न हो। ये मंडी के अंदर अवैध जो कब्जे होते हैं, इनको रोकने के लिए प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था, चौकी हटा दिया गया है। अवैध दुकानों के ऊपर से टीन लगा लेते हैं, उससे जाम लगता है, लोगों को आने जाने में मंडी में परेशानी होती है, इसलिए उसकी कब्जा कार्रवाई। लोगों ने स्वेच्छा से भी कुछ हटाने की कोशिश की है, छोटा मोटा तो अवरोध होता ही रहता है। जिन लोगों को नोटिस दिए जाते हैं अवैध कब्जे पे, नोटिस उपरांत ये कार्रवाई होती है। जिनको नोटिस दिए जाते हैं उनको कब्जे खाली करवा दिए जाते हैं। नगर परिषद कर्मचारियों ने झज्जर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और उपायुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में नगर परिषद कर्मचारी झाड़ू प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। नगर परिषद कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके साथ लगातार वादाखिलाफी करती आ रही है। उनके काफी लंबे समय से यहां पर मांगे लंबित पड़ी हुई हैं। उनकी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। इसके अलावा उनकी कई और मांगे भी हैं। मामला यही है कि 25 अगस्त और 17 अप्रैल को ये जो मांगे मानी गई थी, तो सरकार ने अभी तक 2020 में मानी गई थी, अभी तक सरकार ने कोई लेटर नहीं डाला है। और 6 मार्च को 2022 में एसआर हमने रैली करी, पूरा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने। वहां भी डॉक्टर कमल गुप्ता ने बोले कि प्रदर्शन मत करो, आप बातचीत कर लो। हमारे स्टेट के नेता बातचीत करने उसके दरबार पर पहुंचे, वहां भी उसने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री से आपकी अपील करूंगा। और कल फिर वार्ता के लिए बुला लिए और वही बातें इशार करी, वही बातें चंडीगढ़ करी। कल भी हमारे स्टेट नेता वहां पर पहुंचे थे, नरेश शास्त्री जी और पूरी टीम। झज्जर में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। इसको लेकर उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि सभी अधिकारियों को इस विषय पर निर्देश दे दिए गए हैं और सफाई की समस्या न रहे, इसको लेकर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी समय समय पर जाकर कई स्थानों पर जायजा लेंगे ताकि शहर को स्वच्छ रखा जा सके। आगे उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ आम आदमी की भी है। कहीं सब्जी मंडी की बात करें और पार्कों की बात करें, टॉयलेट की बात करें जी, तो गंदगी कूड़े के ढेर भी लगे हैं। जैसे अनाज मंडी की बात करें जी, पास में जी हमने उसकी डिटेल्स मंगा ली हैं जी। जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल कमेटी, कॉर्पोरेशन है, उनका जो व्यवस्था है उसकी डिटेल मंगा ली है। और अभी अधिकारी भी अपने अपने सब डिवीज़न में विजिट करेंगे और इस व्यवस्था को पक्का चुस्त बनाया जाएगा, सो दैट कम से कम जहाँ पर भी डंपिंग किया जा रहा है वो डेली की डेली वहाँ से उठाया जाए और सफाई पे ढेर ना बन जाए। तो झज्जर लघु सचिवालय में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आंखों की जांच का कैंप लगाया गया, जिसमें 150 कर्मचारियों ने अपनी आंखों की जांच कराई। झज्जर पुलिस अधीक्षक ने कैंप का शुभारंभ किया और कहा कि समय समय पर पुलिस कर्मचारियों के लिए शरीर से संबंधित जांच की जाती है ताकि कोई बीमारी ना हो सके। बीमारी हो तो समय से पहले पता चल जाए और बीमारी का इलाज भी किया जा सके।
ये लिबर्टी इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों ने हमारे से निवेदन किया था कि हम एक हेल्थ कैंप लगाना चाहते हैं, आई कैंप, और जो हमारे मुलाजिमों के लिए, और अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उनके इलाज के लिए भी वो आगे आए हैं। तो हमने सहर्ष स्वीकार करते हुए यहाँ पे आज एक आई कैंप का आयोजन किया और इसके अंदर अभी तक 150 के करीबन हमारे पुलिस मुलाजिम अपनी आंखें चेक करा चुके हैं और दवाइयाँ भी वितरित की गई हैं। तो फरीदाबाद के न्यू जनता कॉलोनी में रहने वाले युवक को एक युवती ने अपने घर पर बुलाकर 2 युवकों के साथ मिलकर उसे बंधक बना लिया। इसके बाद युवक के पिता से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। वहीं युवक के पिता ने आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक का लोकेशन ट्रेस कर युवती के फ्लैट पहुंच गए और मौके से युवक को छुड़ाया। इस दौरान एसएचओ राजेश कुमार ने बताया कि बंधक बनाया गया युवक युवती को पहले से ही जानता था और दोनों में दोस्ती थी। युवती ने रात में युवक को फोन कर अपने फ्लैट पर बुलाया, जहां पर पहले से 2 युवक मौजूद थे। युवक के पहुंचते ही उन्होंने उसे बंधक बनाकर उसके पिता से फिरौती मांगना शुरू कर दिया। एसएचओ ने बताया कि इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। आगे की कार्रवाई क्राइम ब्रांच करेगी। दिनांक 9/5/2022 की बात है। दोपहर 2 से 2:30-3 बजे के करीब खेड़ीपुर थाने के क्षेत्र में एक फ्लैट है और फ्लैट में एक लड़की ने कोई कमल सलूजा नाम का लड़का है उसके पास कॉल की। उनकी पहले दोस्ती थी आज से 20-25 दिन पहले, जैसा कि उसने बताया है। तो दोस्ती के कारण उसने जब बात की तो उसने फ़ोन करके बुलाया था लड़की ने, और जब वो लड़की ने वहाँ बुलाया फ्लैट में तो फ्लैट में पहले ही 2-3 लड़के मौजूद थे और इन्वॉल्वमेंट अभी कहा नहीं जा सकता कि उसकी मम्मी की भी है, लेकिन नाम सामने आ रहा है कोई शीला नाम की है, तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी अभी उसके पिता नरेश सलूजा ने कंप्लेंट की, उसके ऊपर हमने FIR लॉन्च की। तो झज्जर के बेरीगेट पर एक मकान में आग लग गई, जिससे पूरा मकान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड संकरी गलियां होने के चलते मकान तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इसके बावजूद आस पड़ोस की मदद से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने फायर सिलेंडर के माध्यम से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग की चपेट में कोई और घर यहां पर नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं सूचना पर पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक गीता भुक्कल ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। हालांकि आग लगने का कारण गैस का रिसाव बताया जा रहा है। मैंने अभी अधिकारियों से, ADC से, SDM साहब से मैंने बात की। DC के नाम भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पे हुई हमारे भारत में फूल वाले, जिनके यहाँ पर एकदम अचानक से आग लगी है। पूरा का पूरा घर जो है, बहुत ही गरीब है, BPL परिवार से हैं, इनका घर जो है पूरा ब्लास्ट हो गया और मुश्किल से परिवार जो है अपना जान बचा पाया। इनका सारा का सारा सामान जो है जल चुका है। तो अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, कोशिश रहेगी कि मैं स्वयं भी मदद करूं और प्रशासन भी जो है, क्योंकि इसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी जरूर आई, संकरी गली होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं। तो बल्लभगढ़ नगर निगम में कार्यरत कार्यकारी अभियंता कुलदीप बैसला पर एक ठेकेदार ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि ठेकेदार लक्ष्य की ओर से बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 37 में यहां पैच वर्क का काम किया गया था, जिसका काम पूरा होने पर जब ठेकेदार ने अपने किए हुए काम की पेमेंट कराने को लेकर जेई से बात की, तो जेई ने पेमेंट करने की एवज में ठेकेदार से 50,000 रुपए की मांग की। ठेकेदार इस मामले में सभी अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के बाद अब मीडिया के माध्यम से जेई के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार से गुहार लगा रहा है। पैच वर्क का एक वर्क ऑर्डर मिला 24/12/2021 को, जिसका काम हमने 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने जेई साहब ने उसी दौरान मेरे से 20,000 रुपये मांगे कि मेरी सैलरी आई नहीं है, मैं पेवा से सस्पेंडेड हूँ और सस्पेंडेड के कारण मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को 20,000 रुपये दे दो। उसके 2-3 दिन बाद फिर जेई साहब ने मेरे को एक फ़ोन के लिए बोला कि मैं तेरी पैमाइश भर दूंगा और मेरे को एक फ़ोन दे दे। मैंने उस दौरान उसको जेई साहब को फ़ोन भी दे दिया। उसके बाद मैंने जेई साहब से ये बोला कि जेई साहब आप मेरे को मेरी MB भर दो। उस दौरान फिर जेई साहब ने फिर मेरे को बड़े अकड़ में ये चीज़ बोली कि भाई मुझे 30,000 रुपये और दे, जब मैं तेरी MB भरूंगा। मैंने जब ये चीज़ पूछी कि आपको 30,000 रुपये क्यों चाहिए, तो उन्होंने ये बोला कि भाई मैं तेरी पैमाइश फालतू कर दूंगा, पर मेरे को 30,000 रुपये